नमस्कार, मैं अमीश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज हमारे बीच मौजूद है कुम्हरार के प्रत्याशी और ये अरुण बाबू भारतीय सब लोग पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। और हम इनसे कुछ जानेंगे कि इनकी क्या है चुनावी एजेंडा इस बिहार विधानसभा चुनाव में। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आप अपने जनता दर्शकों को बताइए कि आपका चुनावी एजेंडा, ये 2020 का चुनाव जो है, आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अरुण बाबू के पार्टी से, आपकी पार्टी का और आपका क्या एजेंडा है, चुनावी एजेंडा? देखिए, पार्टी का एजेंडा जो है वो तो सबको पता है और पार्टी अपने तरफ से घोषित कर चुकी है। मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ कुम्हरार के लिए और मैं अपने एजेंडे की बात करता हूँ। हम लोग एज अ वोटर हमेशा बोलते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आता है, कोई अच्छा विकल्प नहीं मिलता है। तो मैंने इस बार कुम्हरार में चुनाव लड़ने का फैसला किया कि लोग ये ना बोलें कि विकल्प नहीं था, और जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का तरीका है उसको तोड़ रहे हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। लगभग 10,000 परिवार से मिल चुके हैं और कम से कम 20 से 25,000 परिवार से कनेक्टेड है। तो जो एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जो आज के लीडर्स लैक कर रहे हैं, पब्लिक लीडरशिप से दूर होते जा रही है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश है। सर, आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, हर जगह जा रहे होंगे, आपको क्या लगा है कि आपका टक्कर किनके साथ है? देखिए, मेरा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अरुण बाबू के साथ है, अरुण कुमार सिन्हा के साथ है, और कोई तो टक्कर में नहीं है। और कोई टक्कर में नहीं है। सर, यदि जो आप चुनाव जीतेंगे तो आपके नज़र में किन किन उद्देश्य के साथ, कि आप जल जमाव होता है हर साल, ये सब मुद्दा है बहुत सा कुम्हरार का, वे सब क्या क्या आप कीजिएगा? देखिए, मैं अकेला कैंडिडेट हूँ कुम्हरार का जिसने अपना पर्सनल, पार्टी का नहीं, मेरा अपना पर्सनल जो पॉइंट्स हैं, हमने 9-10 पेन पॉइंट्स निकाले हैं कुम्हरार के लिए। उस 10 पॉइंट पे काम करने के वादे के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला है जल जमाव, दूसरा है सफाई, तीसरा है रोडों का जो बुरा हाल है उसको ठीक करना, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है उसको ठीक करना, शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करना, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पे महिलाओं को रोड पे चलते हुए कोई मोबाइल छीन ले रहा है, कोई चेन छीन ले रहा है, इसके लिए CCTV कैमराज नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस है। ढंग का सार्वजनिक शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए एक सेपरेट शौचालय होना चाहिए मार्केट प्लेसेस में, वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर, आप चुनाव लड़ रहे, आपके साथ कौन कौन है? महिला, नौजवान? मेरे साथ पूरा कुम्हरार। आपके साथ पूरा कुम्हरार। सर, आप जीतेंगे तो महिला, विशेष तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि महिला के लिए आपके मन में क्या है? देखिए, महिलाओं को 3-4 जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं जी, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला कि पिंक टॉयलेट शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। पिंक टॉयलेट एक टॉयलेट है जो सार्वजनिक स्थलों पर रखा जाता है ताकि महिलाओं को वहाँ जाने में परेशानी ना हो। देखिए, एक सामुदायिक शौचालय होता है, महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। वहाँ पे निश्चित तौर पे एक मिडिल क्लास की महिला जो है वो थोड़ा घबराती हैं जाने से, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टॉयलेट होना चाहिए जिसका पूरा मैनेजमेंट जो है वो कोई महिला चला रही हो, वहाँ दरबान से लेके हर कोई महिला हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पटना में, और पटना के हर आदमी जिससे परेशान है वो है जाम। सड़क जाम के नाम पे अगर आप देखिए, कोई भी जगह आप ऐसा नहीं दिखा पाएंगे जहाँ पे लोग आपका बेल्ट और हेलमेट तो चेक कर रहे हैं पर वहीं पे जाम लगा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। जाम लगता है, उसके चलते जो लोकल बिजनेसमैन हैं, लोकल दुकानदार हैं, उनका बिजनेस खत्म हो रहा है। आज आपका नाला रोड का पूरा बिजनेस उठ के बोरिंग रोड चला गया है। तो ये सारा चीज़ है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर, बिहार में युवा बहुत बेरोजगार हैं, आपके भी क्षेत्र में युवा लोग बेरोजगार होंगे, उन पे क्या रहेगा? देखिए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन का 2-3 तरीका है।
एक तो है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स जो खाली हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाए। मान लीजिए कोई स्कूल ही है तो यहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, तो अगर आप वो आवाज़ उठाते हैं तो वो एक रोज़गार है। जो ऑलरेडी पोस्ट वैकेंट हैं उनको भरवाइए। दूसरा है कि नए जॉब्स को बनवाइए। देखिए आपके पास मान लीजिए 300 करोड़ आता है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उस 300 करोड़ में से अगर आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं रोज़गार सृजन के लिए, मैनेजर्स में, लड़कों में जो कि इस जगह की सफाई का ध्यान देंगे, पर ये कोई करता नहीं है क्योंकि उसमें कमीशन लेना मुश्किल है। सामान अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपका पैसा बनता है। मैं अब बिहार सरकार के तरफ में चलता हूँ। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटा हैं, वे ऐलान किए थे कि नौकरी देने के लिए युवाओं को। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था कि जब उनसे नौकरी कोई मांगने गया तो उनका हाथ धर के घींच करके फेंक दिए। क्या वे अभी वे सत्ता में नहीं आए हैं तब पर भी उनके पास जनता लोग जाए तो वे हाथ धर के घींच के फेंक दे रहे हैं? तो क्या वे जो नौकरी के लिए वे 10 लाख के लिए ऐलान किए, क्या वे दे पाएंगे? देखिए सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो एक पार्ट आता है, उस पर कमेंट करना मुश्किल है कि क्या एग्जैक्ट सीन था वहाँ पे। लेकिन 10 लाख आप मुझे बोलिए, मैं 1 करोड़ बोल देता हूँ, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। बोलने में कुछ गया मेरा? नहीं। बस ऐसे ही बोला गया है। देखिए आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, कहाँ जॉब दीजिएगा, कैसे जॉब दीजिएगा, अगर ये बताइएगा तब फिर नंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो वे राजनीतिक कर रहे हैं नौकरी के नाम पर वोट लेने के लिए। देखिए जिस चीज़ के लिए आदमी परेशान है उस चीज़ का नाम लीजिए तो लोग आपकी ओर आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं 1 करोड़ नौकरी कंकड़बाग में दे दूंगा, ये बोलने में मेरा कुछ गया क्या? नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आप कहाँ से नौकरी देंगे, कैसे नौकरी देंगे और कहाँ से पैसा देंगे, तीनों चीज़। इस बार सर नीतीश सरकार से भी जनता लोग नाराज है, ना खुश है। तो इस बार क्या फिर से वही 15 साल का जंगल राज आएगा कि फिर से नीतीश सरकार ही आएगी? देखिए जनता तो सही में परेशान है और जनता कंफ्यूज्ड भी है कि किसको वोट करें, कौन जीतेगा, क्या जीतेगा, किसी को नहीं पता चल रहा है। ना रणनीतिकारों को पता चल रहा है, ना राजनीतिक पंडितों को चल रहा है, ना विश्लेषकों को पता चल रहा है। तो जनता से बस एक ही अपील है, हर कोई अपने अपने जगह पे एक बेहतर कैंडिडेट को जिताइए, बेहतर सरकार बन जाएगी। तो क्या सर इस बार लोजपा भी अलग हो चुकी है, क्या इस बार बिहार सरकार में नया चेहरा देखने के लिए मिल सकता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए, आप अपने क्षेत्र का इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं कुम्हरार का हूँ, मुझे कुम्हरार का एमएलए अच्छा होना चाहिए, ऐसा एमएलए होना चाहिए जो मेरी बात जाके सरकार के सामने रखे, चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। जैसे ही ऐसे लोग हर जगह से आने लगेंगे, सरकारें अपने आप अच्छा काम करने लगेंगी। आखिर सर आपने बोले रोड है, जल जमाव, ये सब है, आप कुछ कोरोना में भी कुछ जनता के लिए मदद किए होंगे? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ तो कम से कम 50 से 75 मरीज रोज मैं देखता था, और जिनको चूंकि सरकार की तरफ से इंतज़ाम था नहीं हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया था। इस तरह का मदद हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है, तो उनको हर तरह का सपोर्ट, चाहे उनको एडुकेट करके, चाहे उनको वीडियो ब्लॉग बना के या होम क्वारंटाइन करके हमने सपोर्ट किया है। कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे और पहले जब स्टार्टिंग में जब राजद से ये जदयू से जब मिले थे तब नीतीश कुमार पे कुछ टिप्पणी किए थे मोदी जी। आज उन्हीं का समर्थक कर रहे हैं और आज उन्हीं की सरकार से लोजपा अलग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि लोजपा जब अलग हुई है तो क्या कुछ सीट ला पाएगी कि नहीं? देखिए इस सारे चीज़ों के कारण कि ये इसमें सट गए, ये उसको गाली दी, उससे फिर आगे अलग हो गए, फिर वापस सट जाएंगे, इसी से तो जनता परेशान है। और इसी से परेशान होके हम जैसे प्रोफेशनल लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर आखिर आपका उद्देश्य सब सही है तो क्या जनता आपके साथ आएगी कि नहीं? कुम्हरार की जनता जो क्या आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं? देखिए जनता सपोर्ट भी कर रही है और ये जनता की जिम्मेवारी भी है कि वो सपोर्ट करे। सिर्फ मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये आपकी, मेरी और हम सब की जिम्मेवारी है कि एक बेहतर कुम्हरार बने, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर जगह दे सकें रहने के लिए। और सर
आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन सभी लोग विजय प्राप्त करता है, सभी लोग आशा विश्वास जनता के बीच जाते हैं तो दिलाते हैं कि हम विजय प्राप्त करेंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन आपको भी मान लीजिए जनता विजयी बना दिया तो आपका क्या कि सभी लोग की तरह नहीं रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक रोज़ अवेलेबल हूँ, रहता भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैंने प्रोफेशन छोड़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले 2 साल में लोगों को लगे कि मैंने उस पर काम नहीं किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। लोग मेरे पास आए, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। आपके पास शिकायत लेकर के जाएंगे तो आप खुद रिजाइन मार सकते हैं? बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि मैं बदलाव नहीं ला पा रहा हूं तो मेरे रहने का कोई यूज़ नहीं है। मैं बाकी नेताओं की तरह नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, समाज सेवा करने आए हैं। बिल्कुल। नेतागिरी जो है, पॉलिटिशियंस जो है, लीडरशिप जो है, वो समाज सेवा ही होना चाहिए, और जो नाम और पैसा है वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सर आखिर समाज सेवा लास्ट में आ ही गई आपके मुंह से भी, तो चुनाव ही लड़ना क्यों? आप ऐसे भी तो बिना सत्ता में रह करके भी तो समाज सेवा अभी तक करते आए, आगे भी करते रहेंगे, आखिर चुनाव ही लड़ना क्यों? इस रोड पे चलिए, मेरे साथ बाहर निकलिए, देखिए कितनी गंदगी है, ठीक है। और आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि इस गंदगी को साफ कराने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। म्यूनिसिपैलिटी में जा सकते हैं, नगर निगम को बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, 5 बार कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी बातों पे ध्यान कौन दे रहा है, इसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। यहाँ की जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में आज जुड़ने के लिए। थैंक यू।